हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हिस्ट्री में मुग़ल काल चल रहा था और मुग़ल काल में हम लोगों ने पढ़ लिया था अकबर की क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, 1 घंटे से ऊपर की, इसलिए उसे वहीं छोड़ना पड़ा। आज हम लोग मूल रूप से जहांगीर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अकबर में पॉइंट छूट गए हैं उनके ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए अकबर के युद्ध वगैरह, धार्मिक नीति वगैरह सब कुछ बता दिया था हमने, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट छूट गए हैं। जैसे इलाही संबत बता दिया था। कब स्टार्ट हुई थी? 1583 में। अकबर ने 1583 में इलाही संबत स्टार्ट की। इलाही संबत। और 1585 में ये एक बार राजधानी लाहौर भी ले गया। राजधानी लाहौर स्थानांतरित। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ स्थापत्य के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्थापत्य में इसने इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाने का निर्माण कराया। और आगरा का किला, जोधाबाई महल, और क्या दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, और क्या भाई पंचमहल या फिर हवा महल। पंचमहल या हवा महल, ये सब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। बात समझ में आई? अब देखिए इसके समकालीन कुछ संगीतकार, कुछ गायक थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। समकालीन गायक या संगीतकार। देखिए इसके समय में सबसे पहले नाम आता है गायक या संगीतकार का, तो उसका नाम है तानसेन। इसका मूल नाम था रामतनु पांडे। ये भाई ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर। सबसे पहला नाम तानसेन, मूल नाम था रामतनु पांडे। ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था और ग्वालियर का रहने वाला था। कहाँ का भाई? ग्वालियर का। देखिए कहा जाता है कि तानसेन जब मेघ मल्हार शुरू करते थे, गाते थे, तो अपने आप बारिश होने लगती थी। ये भी कहा जाता है। अब होती थी या नहीं होती थी इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन कहा जाता है। और देखिए बैजू बावरा इसी के समय में थे। और रामदास, तानसेन, बैजू बावरा, रामदास, और कौन था? बाज बहादुर। ये इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके समय में एक बहुत टॉप क्लास का इसके दरबार में चित्रकार था। चित्रकार कौन था भाई? अब्दुर समद। ये चित्रकार था। इसको अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। शीरी कलम। बात समझ में आई? चित्रकार कौन था भाई? अब्दुल समद। इसको इसने शीरी कलम की उपाधि दी थी। इसके बाद देखते हैं अगर हम कि एक और था, क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी।
इसको इसने जड़ी कलम की उपाधि दी थी, जड़ी कलम। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब इसके हम साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसके समय में साहित्य किस प्रकार का था? साहित्य अकबर के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए अगर हम साहित्य में बात करें तो मुगलों की राजकीय भाषा, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी भाई? फारसी। फारसी राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी करवाई थी। अनुवाद विभाग कहिए या फिर ब्यूरो कहिए, एक ही बात है। इसने बहुत सारे हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। किसने? अकबर ने। देखिए अगर हम बात करें रामायण, इसका भी अनुवाद किस भाषा में करवाया था? फारसी भाषा में। महाभारत, इसका भी अनुवाद किस भाषा में करवाया था भाई? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। ये बहुत से विद्वानों ने मिलकर किया था भाई। रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बहुत सारे जो विद्वान थे, कवि थे अकबर के समय में, इन लोगों ने मिलकर किया था। उनमें से नकीब खां और बदायूनी शेख सुल्तान, बदायूनी शेख सुल्तान, नकीब खां, ये क्या थे भाई? प्रमुख थे। और जब महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कराया तो इसका नाम क्या रखा भाई? रज्मनामा। रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब है युद्धों की पुस्तक। क्या भाई? युद्धों की पुस्तक, लड़ाइयों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक देखिए और ग्रंथ का इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद कराया, पंचतंत्र। पंचतंत्र, इसका भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया और नाम रखा क्या? अनवर ए सादात। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद के बाद क्या नाम रखा? अनवर ए सादात। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद कराया और क्या नाम रखा भाई? अनवर ए सादात। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था भाई? अबुल फजल ने किया था। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल। चलिए भाई आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत? देखिए अथर्ववेद था, उसका भी अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसका भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। किसने? अकबर ने। इसीलिए कहते हैं कि इसके समय में जो हिंदी साहित्य है वो बहुत प्रगति पर था। ठीक है, साहित्य का बहुत विकास हुआ। जो अथर्ववेद था इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहंदी। किसने? हाजी इब्राहिम सरहंदी। और इसके बाद एक कल्लड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। क्या भाई? राजतरंगिणी। इसका भी फारसी भाषा में अकबर ने अनुवाद कराया, राजतरंगिणी का। किससे भाई? मुल्ला शाह मोहम्मद से। किससे? मुल्ला शाह मोहम्मद। मुल्ला शाह मोहम्मद। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर समझिए, गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी लीलावती और नम्र दमयंती नाटक जो था, ये फैजी ने इन दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया।
लीलावती एक गणित की पुस्तक थी, लीलावती। और नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा, क्या? नल दमयंती ये सूरदास द्वारा रचित कथा। इन दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया किससे? फैजी से। और जो नल दमयंती कथा थी इसका नाम रखा गया सहेली। ये भाई रचना नहीं करवाई, अनुवाद करवाया। बात समझ में आई? इसीलिए इसका जो काल है, इसके लिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है भाई, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को। कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, अकबर का काल। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए। चार बाग शैली की परंपरा किसके समय में शुरू होती है भाई? अकबर के समय में। देखिए, चार बाग शैली का जो जनक है माना जाता है, उसे बाबर को माना जाता है। चार बाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। जबकि चार बाग शैली की परंपरा किसके काल में शुरू हुई? अकबर के काल में। जो चार बाग शैली है इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किया, इसीलिए उसी को चार बाग शैली का जनक माना जाता है। लेकिन चार बाग शैली की परंपरा जो चली वो अकबर के समय में चली। चार बाग शैली की परंपरा किसके समय में चली? अकबर के समय में। बात समझ में आई? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्मदाता कौन है और परंपरा किसके समय में चली। ठीक है, देखिए अकबर जो था वो एक अनपढ़ शासक था। अकबर कैसा था भाई? अनपढ़ था, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ था। ये अपना नाम भी नहीं लिख पाता था। नाम की जगह क्या भाई? अंगूठा लगाता था, अनपढ़। लेकिन एक बात इसमें थी कि नगाड़ा बजाने में ये माहिर था। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे कि नगाड़ा बजाने में कौन सा शासक, कौन सा मुगल बादशाह या कौन सा शासक माहिर था? तो अकबर नगाड़ा बजाने में माहिर था। कौन? अकबर। और इसी के समय में 1599 ईस्वी में भारत में पहला अंग्रेज आया। पहला अंग्रेज, क्या नाम था भाई? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है भाई, ये जितना भी था अकबर के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस में था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अकबर से। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं जहांगीर को, यानी कि अकबर का पुत्र जहांगीर या फिर सलीम, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसका समय भी देख लीजिए। मुग़ल काल कहाँ से शुरू होता है? बाबर से शुरू होता है। बाबर 1526 से 1530 तक रहा। इसके बाद इसका पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं कब से कब तक रहा भाई? ये दो भागों में रहा क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी घुस गया था। ये 1530 से 1556 तक, और बीच में यहीं पर ये दो भागों में बढ़ जाता है। 1530 से 40 तक किया, और 40 में कौन आ जाता है भाई? शेरशाह सूरी। और ये रहता है 55 तक, और 55 में ये फिर गद्दी प्राप्त कर लेता है, इसलिए एक साल और रहता है 1556 तक। बात समझ में आई? 1556 के बाद देखिए इसके बाद कौन आता है? अकबर। अकबर कब से कब तक रहा? 1556 से 1605 तक। अब इसके बाद कौन आएगा भाई? जहांगीर। जहांगीर कब से कब तक रहा?
1605 से 1627 तक। डेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और ना ही इनका शासनकाल पूछा जाता है कि कब से कब तक किस शासक ने या किस बादशाह ने राज किया। बात समझ में आई? लेकिन हमने आपको बता दिया, आप भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग शुरू करते हैं जहांगीर को। देखिए अब स्टार्ट करते हैं जहांगीर को। जहांगीर, इसका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? सलीम। ये वही है भाई, सलीम अनारकली वाला सलीम है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। किसी कोई दिक्कत? देखिए इसके जन्म को लेकर एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ। ये किसका पुत्र था? अकबर। और अकबर की एक धाय माँ थी जिसका नाम था महामअनगा, और महामअनगा का एक पुत्र था आदम खां। आदम खां की बहुत गलत नीतियां थी क्योंकि ये अकबर के दरबार में रहता था। उसकी गलत नीतियों के कारण, विचारधाराओं के कारण, या फिर कहिए कि करैक्टर के कारण अकबर ने उसकी हत्या करवा दी थी। जब अकबर ने अपने धाय माँ यानी कि महामअनगा के पुत्र की हत्या करवा दी थी तो महामअनगा ने अकबर को ये कहा जाता है कि एक श्राप दे दिया था और कहा था कि आप जीते जी अपने पुत्रों का सुख नहीं भोग सकते हो, सुख नहीं भोग पाओगे। तो इसके जन्म से लेकर ये कहानी जुड़ी हुई है क्योंकि अकबर को बहुत दिनों बाद जहांगीर प्राप्त होता है, यानी उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये अकबर जो था ये दर दर यानी कि कई मज़ारों पर, दरगाहों पर भटकता रहा पुत्र प्राप्त की मन्नत के लिए। बहुत समय बाद जब एक बार इसे बताया गया कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर एक शेख सलीम चिश्ती है, वहाँ मन्नत मांगिए। कहाँ पर भाई? शेख सलीम चिश्ती से मन्नत मांगिए और तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अकबर ने ऐसा ही किया, वहाँ पर गया और शेख सलीम से मन्नत मांगी तो इसे पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया, इसका क्या नाम था भाई बचपन का? सलीम, उन्हीं के नाम पर रखा गया। बात समझ में आई? अगर हम बात की इनके जन्म की बात करें, जन्म की, कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो ये 30 अगस्त 1569 को हुआ था। कब भाई? 1569 को। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। देखिए इनके पिता कौन थे? पिता तो अकबर थे, पिता अकबर। और माता कौन थी भाई? माता का नाम बताइए कौन थी? हीर कुंवर या फिर हरका बाई? हीर कुंवर और इन्हीं को कहते हैं हरका बाई। ये आमेर के राजा भारमल या फिर बिहारी मल की पुत्री थी। कौन? हीर कुंवर या हरका बाई। और इन्हीं का अनुमान किससे लगाया जाता है? जोधाबाई से। बात देखिए ध्यान से समझना, कहाँ कहाँ पर हम आपको जोधाबाई बताते हैं। जोधाबाई, इनका अनुमान किससे लगाया जाता है? जोधाबाई। और एक परंपरा थी मुग़ल वंश में कि जो मुग़ल वंश के उत्तराधिकारी को जन्म देता था उसको मरियम की उपाधि दी जाती थी। तो इनकी उपाधि कौन थी भाई? मरियम उजमानी। और जब हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया था तो उनको भी मरियम की उपाधि मिली थी। क्या भाई? मरियम हक्कानी। इसी तरह हरका बाई को भी, जब हरका बाई ने जब जहांगीर को जन्म दिया तो इन्हें भी क्या भाई? मरियम उजमानी की उपाधि मिली। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए भाई। इनका राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ? राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ भाई? आगरा में। आगरा के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ।
और जब अपनी पिता की गद्दी पर बैठे तब किस नाम से बैठे भाई? नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठे। इसी तरह जो अकबर था जब वो गद्दी पर बैठा तो वो भी किस नाम से बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से। इसी तरह जब जहांगीर गद्दी पर बैठा यानी कि सलीम गद्दी पर बैठा तो नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से बैठा। बात समझ में आई? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इनके विवाह की बात कर लेते हैं कि इनकी पत्नियां कौन कौन सी थीं, किनसे किनसे इन्होंने विवाह किए। देखिए अगर हम बात करें जहांगीर की पत्नियां तो काफ़ी थीं, लेकिन जिनका वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला विवाह की बात करते हैं इनके। देखिए इन्होंने जो पहला विवाह किया था वो भगवान दास की पुत्री, आमेर के जो राजा थे भारमल, उनका पुत्र था भगवान दास। भगवान दास की पुत्री से किया जिसका नाम था क्या भाई? मानबाई। पहला विवाह भगवान दास या भगवंत दास की पुत्री कौन थी भाई? मानबाई। इनसे इन्होंने पहला विवाह किया और इनसे एक पुत्र हुआ, कौन सा? खुसरो या फिर खुसरो शाह। अगला देखिए 2 नंबर पर जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री। इनसे इन्होंने विवाह किया जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री से जिसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था भाई? जगत गोसाई। इनसे इन्होंने विवाह किया और इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम खुर्रम था। खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, शाहजहां के नाम से। बात समझ में आई? और जो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, इनका भी अनुमान किससे लगाया जाता है भाई? जोधाबाई से। अब देखिए पहले हमने आपको क्या बताया था कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री जो हीर कुंवर या हरकाबाई थी, इसको क्या माना जाता है? जोधाबाई। और जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, इसे भी क्या माना जाता है? जोधाबाई। अब या तो भाई अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई होगा या फिर जहांगीर की पत्नी का नाम जोधाबाई होगा। तो इन सब में मत पढ़िए, क्योंकि जोधाबाई का इतिहास में कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता है। जबकि अकबर ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम था जोधाबाई महल। बात समझिए ध्यान से, जोधाबाई का कहीं भी स्पष्ट रूप से इतिहास के अंदर नाम नहीं मिलता। ये सिर्फ किस्से, कहानियों या टीवी सीरियल या फिल्मों में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास के अंदर स्पष्ट रूप से जोधाबाई का कहीं भी नाम नहीं मिलता है। नाम किनका मिलता है? हीर कुंवर और जगत गोसाई का, जिसका अनुमान जोधाबाई से लगाया जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए अगला 3 नंबर पे देखिए भाई, 3 नंबर पे ग्यास बेग की पुत्री। देखिए ग्यास बेग कौन था? ग्यास बेग फारस का रहने वाला था। ये जो ग्यास बेग व्यक्ति था ये फारस का रहने वाला था मूल रूप से। ये कुछ दिन अफ़गानिस्तान में रहा और वहाँ से अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए आया था। और इसकी पुत्री का नाम था भाई मेहरुन्निसा। जो ग्यास बेग की पुत्री थी, फारस का रहने वाला, अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए आया था, उनकी पुत्री का नाम था मेहरुन्निसा।
जब जहांगीर और मेहरुन्निसा का प्रेम प्रसंग हो गया तो अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी और अकबर ने क्या किया कि मेहरुन्निसा का विवाह किससे करवा दिया भाई, अली कुली खान से। एक अफ़गान, जो कौन था, एक अफ़गान था, अली कुली खान से विवाह करवा दिया। और अली कुली खान को कहाँ का भाई, बंगाल का गवर्नर बना दिया। बंगाल का गवर्नर किसने, अकबर ने अली कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया और अली कुली खान को एक उपाधि दी, शेर ए अफ़गान। शेर ए अफ़गान अकबर ने अली कुली खान को उपाधि दी और बंगाल का गवर्नर बना दिया। देखिए ये सब किसके काल में हुआ, अकबर के काल में। इसने अकबर ने ये किया, मेहरुन्निसा का विवाह किससे करवा दिया, अली कुली खान से। इसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर सत्ता में आया तो जहांगीर ने क्या किया, क्योंकि भाई मेहरुन्निसा और सलीम या जहांगीर का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी कारण अकबर ने मेहरुन्निसा का विवाह किससे करवा दिया था, अली कुली खान से। जब जहांगीर सत्ता में आया तो जहांगीर ने क्या किया कि षड्यंत्र से अली कुली खान की हत्या करवा दी। क्या भाई, हत्या करवा दी। और इनकी एक माँ थी सलीमा बेगम, उनकी सेवा के लिए या फिर कहिए बहाने से मेहरुन्निसा को कहाँ पर अपने पास बुला लिया और इससे क्या कर लिया भाई, जहांगीर ने निकाह कर लिया या फिर विवाह कर लिया। बात समझ में आई। और किसकी उपाधि दी मेहरुन्निसा को, नूर जहां की, नूर जहां या फिर नूर महल, ये सब इसी की उपाधि हैं, नूर महल। और बादशाह बेगम, बादशाह बेगम, ये सब उपाधियां किसने दी भाई, जहांगीर ने। बात समझ में आ गई। नूर जहां कौन थी, गियास बेग की पुत्री मेहरुन्निसा, जो बाद में जिसको बाद में जहांगीर या सलीम ने क्या उपाधि दी, नूर जहां, नूर महल और बादशाह बेगम की उपाधि दी। बात समझ में आई। एक प्रेमिका का और वर्णन आता है इसमें, वो है अनारकली। अनारकली, क्योंकि भाई अनारकली और सलीम का प्रेम प्रसंग या इसकी स्टोरी बहुत बरसों से चली आ रही है, हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका वर्णन भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि अनारकली और सलीम का जब प्रेम प्रसंग हुआ तो अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, हालांकि उसे बाद में निकाल लिया गया। इसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने क्या किया भाई, लाहौर में इसका मकबरा बनवाया। लाहौर, इसका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है भाई, लाहौर में। और मकबरे पे, उसके पत्थर पे, जो मकबरा है उसके पत्थर पे जहांगीर या सलीम ने एक वाक्य लिखवाया या एक अपनी इच्छा लिखवाई। ये लिखवाया उस पर कि अगर हम अनारकली से एक दफ़ा और मिल पाते तो क़यामत के दिन तक अल्लाह के शुक्रगुजार रहते, उनका शुक्रिया अदा करते। ये बात जहांगीर ने अनारकली के लाहौर स्थित मकबरे पर लिखवाई। बात समझ में आई। अनारकली कौन थी, ऐसे इनका ये विवाह था। इन्होंने इतने विवाह किए, और भी इनकी पत्नियां थी लेकिन उनका वर्णन नहीं मिलता है। जिनका वर्णन मिलता है मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जहांगीर के पुत्रों की, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम जहांगीर के पुत्रों की। जहांगीर के पुत्र कितने का नाम मिलता है भाई, 5 का नाम मिलता है। जहांगीर के 5 पुत्रों का नाम मिलता है। पहला खुसरो, खुसरो ये किसका पुत्र था भाई, मानबाई का। बात समझ में आई। दूसरा परवेज। तीसरा कौन था भाई, खुर्रम, या बाद में जिसे शाहजहां के नाम से जाना गया, खुर्रम। खुर्रम इसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। ये किसका पुत्र था भाई, जगत गोसाई, उदय सिंह की पुत्री
जगत गोसाई का पुत्र था। और किसका नाम मिलता है भाई 4 नंबर पर? शहरयार। शहरयार। 5वें नंबर पर किसका नाम मिलता है भाई? जहांदार। जहांदार। देखिए, जो जहांगीर की एक पत्नी थी, कौन? नूरजहां। उसकी शादी किससे हुई थी? अली कुली खान से। उनसे एक पुत्री भी प्राप्त हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या था भाई? लाडली बेगम। तो नूरजहां की पुत्री और अली कुली खान, नूरजहां की पुत्री का क्या नाम था भाई? लाडली बेगम। नूरजहां ये चाहती थी कि मेरी पुत्री की शादी किससे हो जाए? खुर्रम से, यानी कि शाहजहां से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लाडली बेगम की शादी किससे हो गई थी? शहरयार से। ये बात और आप समझ ले, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, जहांगीर जो था वो शुरुआत में बहुत शराब वराब पीता था। क्या भाई? बहुत शराब वगैरह पीता था, नशा करता था। तो इससे तंग आकर मानबाई ने क्या भाई? सुसाइड कर लिया था, हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर से तंग आकर मानबाई ने क्या किया था भाई? सुसाइड कर ली थी उसके नशे के कारण। और इसके बाद खुसरो क्या करता है भाई? सत्ता के लालच में खुसरो विद्रोह कर देता है, बगावत कर देता है, जहांगीर से विद्रोह कर देता है। किससे? जहांगीर से। किस लिए? सत्ता के लालच में। और ये भी मानता था कि मेरी माँ यानी कि मानबाई की मौत का जिम्मेदार कौन है भाई? जहांगीर या सलीम, यानी कि उसका पिता है। इसलिए भी ये विद्रोह किया था। और जहांगीर और खुसरो के साथ में एक युद्ध भी होता है। कौन सा भाई? भेरावल जालंधर के पास। कहाँ पर? भेरावल का युद्ध, भेरावल जालंधर के पास। किनके बीच? जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो शाह के बीच ये युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि खुसरो ने क्या भाई जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब होता है ये? 1606 में, सत्ता पर बैठने के 1 वर्ष बाद। और क्या करता है भाई? जहांगीर इसको पराजित कर देता है, खुसरो को क्या? पराजित कर देता है। और अंधा करवाकर, अपने पुत्र खुसरो को अंधा कराकर जेल में डलवा देता है, जेल में। और वहाँ पर क्या करता है भाई? शाहजहां, जो इसका एक और पुत्र था, शाहजहां या खुर्रम, ये इसकी क्या भाई? खुसरो की हत्या करवा देता है जेल में। बात समझ में आई? आगे बढ़े। देखिए, जहांगीर खुद तो बहुत शराब पीता था, लेकिन इसने शराब नशा पर क्या भाई? प्रतिबंध लगवा दिया था, पर जुआ पर प्रतिबंध लगवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद देखिए, खुर्रम या शाहजहां का विद्रोह। खुर्रम या फिर शाहजहां का विद्रोह। ये विद्रोह किसके खिलाफ था? नूरजहां के खिलाफ। खुर्रम या शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? नूरजहां, अपनी सौतेली माँ नूरजहां के खिलाफ विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि नूरजहां जो थी वो खुर्रम या शाहजहां को सत्ता से दूर करना चाहती थी, या फिर ये चाहती थी कि ये उत्तराधिकारी ना बने। इसलिए खुर्रम या शाहजहां ने क्या किया भाई? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? नूरजहां के खिलाफ। इसे महाबत खां और परवेज ने दबा दिया था। जो इसका एक और पुत्र था परवेज, इसने खुर्रम या शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया था। बात समझ में आई? अब देखिए अगला विद्रोह। अगला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, महाबत खां ने विद्रोह किया था। तो अब आगे देखिए कि
जो जहांगीर था इसे न्याय के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए जाना जाता है। ये न्याय पसंद शासक था, न्याय पसंद, या फिर न्याय के प्रति बहुत सजग था। ठीक है, इसके शासनकाल में सभी लोगों को न्याय मिलता था। ये कहा जाता है कि मुग़ल काल में जो जहांगीर हुआ वो न्याय के लिए जाना जाता था। इसने आगरा के किला में एक न्याय की जंजीर लगवाई भाई, न्याय की जंजीर, ध्यान से समझना। न्याय की जंजीर कहाँ पर लगवाई भाई? आगरा के किला में। आगरा किला में एक न्याय की जंजीर लगवाई। ये सोने की बनी हुई थी। किससे? सोने की बनी हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक? आगरा के किला में एक शाह बुर्ज है, शाह बुर्ज, एक हिस्सा इससे लगा हुआ था जंजीर का, और दूसरा हिस्सा यमुना नदी के तट पर एक खंभा था उससे बंधा हुआ था। यमुना नदी, यमुना तट के खंभा से लगा हुआ था। और इसमें कितनी भाई? 60 घंटियाँ थी शुरुआत में, 60 घंटियाँ, 24 घंटियाँ नहीं थी। जो 24 घंटे न्याय के लिए जानी जाती थी। जो व्यक्ति था वो न्याय मांगने जाता था तो इस जंजीर को बजाता था, इस सोने की न्याय की जंजीर को बजाता था, तो ये घंटियाँ बजती थीं। किसकी भाई? न्याय की जंजीर की। कई लोग बताते हैं या कहीं पर लिखा भी मिल जाता है कई किताबों में कि इसमें 24 घंटियाँ थीं, जो 24 घंटे न्याय के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कितनी घंटियाँ थीं? 60 घंटियाँ थीं। और यहीं पर क्या भाई, जहांगीर ने 12 घोषणाएं की। कितनी? 12 घोषणाएं, जो प्रजा के हित के लिए थी। कैसी भाई? प्रजा के हित के लिए थी। और इसे ही क्या भाई, आईने अकबरी, आईने जहांगीरी कहा गया। क्या? आईने जहांगीरी कहा गया है। देखिए ध्यान से बात समझिए। जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुझो के जहांगीरी, कुछ लोग उसको आईने जहांगीरी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आगरा के किला में जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई, कहाँ से कहाँ तक? आगरा के किला में शाह बुर्ज से लेकर एक हिस्सा शाह बुर्ज से बंधा हुआ है, यानी कि लगा हुआ है, और दूसरा हिस्सा यमुना नदी के तट पर एक खंभा है, दूसरा हिस्सा वहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें 60 घंटियाँ बंधी हुई हैं। और यहीं पर जहांगीर ने 12 घोषणाएं की, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है। कुछ लोग जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीरी को आईने जहांगीरी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आईने जहांगीरी किसे कहा जाता है, तो इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। और इसका एक और पॉइंट है कि इस आईने जहांगीरी का उल्लेख जो है, जो जिक्र है, वो तुझो के जहांगीरी में, यानी कि जहांगीर की आत्मकथा में भी मिलता है। बात समझ में आई? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, जिक्र कहाँ मिलता है? तुझो के जहांगीरी में मिलता है। इसलिए कुछ लोग आईने जहांगीरी और तुझो के जहांगीरी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ें भाई। देखिए मैंने आपको बताया कि जहांगीर जो था वो बहुत शराब नशा वगैरह करता था। तो एक समय ऐसा आया कि जहांगीर इतना ज़्यादा शराब पीने लगा, इतना लिप्त रहने लगा मदिरापान में, कि दरबार में नहीं जाया करता था। तो इसका फ़ायदा कहिए या फिर मजबूरी कहिए, इसका फ़ायदा या फिर मजबूरी किसने उठाया भाई? नूरजहां ने। कब? ये बाद में बात करेंगे। देखिए नूरजहां कौन थी इसकी भाई? इसने इसको क्या उपाधि दी थी? बादशाह बेगम की। तो नूरजहां ने इसका कहिए फ़ायदा उठाया या फिर मजबूरी कहिए इसकी, क्योंकि जहांगीर जो था वो मदिरापान में लिप्त रहता था और दरबार में नहीं जाया करता था, महल में ही पड़ा रहता था। तो एक समय ऐसा आया 1611 से लेकर 22 तक कि नूरजहां ने शासन किया और उसके सगे संबंधियों ने। तो इसे क्या कहा जाता है? नूरजहां चौकड़ी या फिर
इसी को कहा जाता है जुनता दल, जुनता दल या फिर नूरजहां दल, नूरजहां दल। इसने शासन किया कब से कब तक? एक छत्र शासन किया, या कहिए कि बिल्कुल उसका जहांगीर का कोई रोल ही नहीं था। कब से कब तक? 1611 से लेकर 1622 तक। क्योंकि जहांगीर जो था वो दरबार में नहीं जाया करता, शराब पीकर पड़ा रहता था महल में। इसी को नाम दिया गया नूरजहां के शासन को, नूरजहां चौकड़ी या जुनता दल या नूरजहां दल। बात समझ में आई? कब से कब तक इसने एक छत्र शासन किया? 1611 से लेकर 1622 तक। बात समझ में आई? अब देखिए इनके साथ साथ में कौन था भाई? इनका पिता ग्यास बेग, ग्यास बेग। इसको क्या उपाधि दी गई थी? एतमाद-उद-दौला, एतमाद-उद-दौला ये उपाधि दी गई थी। साथ में इसकी माँ नूरजहां की माँ कौन थी भाई? अस्मत बानो बेगम। बात समझ में आई? ये दो मुख्य थे, ग्यास बेग इसका पिता और माँ कौन थी? अस्मत बानो बेगम। और कौन था? कुछ समय बाद जहांगीर का पुत्र खुर्रम या शाहजहां भी इस दल में आ गया। खुर्रम, शाहजहां इसके दल में शामिल हो गया। और कौन था भाई? शहरयार, इसका अगला पुत्र शहरयार, ये भी इसके दल में आ गया। और कौन था? एक महावत खां भी था, महावत खां। और इनके विरोध में कौन था? परवेज, जो जहांगीर का ही पुत्र था। कौन? परवेज। और कौन था? खुसरो। बात समझ में आई? इनके विरोध में थे ये दोनों, इनके विरोध में थे इस दल के। देखिए इन्होंने ऐसा वैसा शासन नहीं किया, बहुत ढंग से शासन किया। यहाँ तक कि नूरजहां का नाम सिक्कों पर, उसके साइन सिक्कों पर, और यहाँ तक कि जो सरकारी कागज़ थे, यानी कि जहांगीर की जो राज दरबार से संबंधित दस्तावेज थे, सरकारी कागज़ थे, उन पर भी नूरजहां के हस्ताक्षर होने लगे, हस्ताक्षर। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं भाई नूरजहां चौकड़ी, जुनता दल या नूरजहां दल ने शासन किया। कब से कब तक? 1611 से लेकर 1622 तक। बात समझ में आई? आगे बढ़ें भाई। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करके बताइए, किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, युद्ध वगैरह की बात हम लोग बाद में करेंगे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा, क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी। इसको पूरा किसने किया था भाई? पूरा किसने किया था? मोतिब खां। किसने भाई? मोतिब खां ने पूरा किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी। इसको पूरा किसने किया था भाई? बताइए किसने? मोतिब खां ने। या इसको क्या भाई मौतबिंद भी कहते हैं, मौतबिंद खां, मौतबिंद खां, मौतबिंद खां भी कहते हैं इसको। बात समझ में आई? इसमें इसने क्या भाई किसका जिक्र किया? मूल रूप से चित्रकला से प्रेम या फिर लगाव के संबंध में, चित्रकला से प्रेम या लगाव के संबंध में। इसे भाई चित्रकला या प्रेम से इतना लगाव था, इतनी जानकारी थी कि ये बता देता था कि अगर किसी व्यक्ति के चेहरे का स्केच बनाया जाए, कोई चित्रकार उसके चेहरा को स्केच करे,
तो वो है ये भी बता देता था कि अगर आँख कोई और बनाए, आँख और भौं कोई और बनाए, तो ये भी बता देता था कि आँख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में चित्रकला के प्रति लगाव या जानकारी के बारे में बताया कि अगर कोई चित्रकार किसी व्यक्ति के चेहरा को स्केच करता है, ड्रा करता है, तो वो ये भी बता देता कि अगर किसी चित्रकार ने आँख बनाई है और किसी दूसरे चित्रकार ने भौं बनाई है, तो वो ये बता देता था कि ये दोनों अलग अलग चित्रकारों ने बनाया और किसने बनाया है ये भी बता देता था। इतना इसका चित्रकला के प्रति लगाव था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को? देखिए समझ लिए, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जहांगीर के काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके काल को? अकबर के काल को। और समझिए 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी चित्रकला पूछता है, कभी हिंदी साहित्य पूछता है, कभी स्थापत्य या वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके काल को क्या कहा जाता है, बार बार प्रश्न पूछ लेता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को, ध्यान से समझिए। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को। स्थापत्य या वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके काल को? शाहजहां के काल को। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। इसे न्याय के लिए जाना जाता था। न्याय पसंद, मुगल शासन में सबसे ज़्यादा न्याय पसंद शासक किसको माना जाता है? किस बादशाह को? जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता। और कहते हैं कि इसके काल में अपराधियों के, जो जहांगीर था, अपराध के लिए नाक कान कटवा लिया करता था। इतना ज़्यादा दंड देता था। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएं। किसी को कोई दिक्कत? देखिए अब इसकी धार्मिक नीति या व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जहांगीर की धार्मिक नीतियों में अकबर द्वारा जारी की गई सुलह-ए-कुल की नीति को जारी रखा जहांगीर ने। अकबर की सुलह-ए-कुल नीति को जहांगीर ने जारी रखा। ये भाई सुलह-ए-कुल की नीति को जारी रखा, सभी धर्मों का आदर करता था। कौन? जहांगीर। और ये अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीर में बताता है कि मैं जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ। ये अपनी आत्मकथा में जहांगीर बताता है, ठीक है भाई। सुलह-ए-कुल की नीति को जारी रखा इसने, अकबर द्वारा जो जारी की गई थी। इसके बाद देखिए दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, इन सभी त्योहारों को भी मनाता था। यानी कि इसके राज्य में मनाए जाते थे, इसने रोक नहीं लगाई। इसके बाद नवरोज़ उत्सव का बहुत धूमधाम से आयोजन किया करता था। नवरोज़ धूमधाम से मनाया जाता था। बात समझ में आई? हिंदुओं के जो त्यौहार थे, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, ये सभी त्योहारों को इसके शासनकाल में या इसके साम्राज्य में, या फिर कहिए जब ये सत्ता में था तो ये मनाए जाते थे। इसने किसी पर भी रोक नहीं लगाई। नवरोज़ का भी आयोजन
यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इसने गौ हत्या पर रोक लगा दी भाई, गौ हत्या कहिए या फिर पशु की हत्या कहिए, गौ हत्या पर रोक लगा दी भाई। कहाँ पर? खास करके पंजाब में गौ हत्या पर रोक लगा दी। किसने? जहांगीर ने। बात समझ में आई? आगे बढ़े, बताइए भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दिया करिए। इसने मंदिर और ब्राह्मणों को दान देना जारी रखा। मंदिर और ब्राह्मणों को दान देना जारी रखा। बात समझ में आई? और कभी कभी ये सनकी भी हो जाता था। इसने गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दे दिया। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दे दिया। किसने? जहांगीर ने। और क्या भाई, इसने सूरदास को अपने यहाँ आश्रय दिया। सूरदास को आश्रय दिया। किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई। देखिए, इसके शासनकाल में अंग्रेज भारत आए। पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। क्या नाम था? जॉन मिल्टन हॉल। कब आया था? 1599 में। इसके बाद इसके शासनकाल में कौन आया भाई? बताइए। कैप्टन हॉकिंस। इसने, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किए। 400 मनसब दिए थे। इसके बाद टॉमस रो आया। टॉमस रो। बात समझ में आई? बताइए। और क्या भाई? नूरजहां की जो माँ थी, अस्मत बानो बेगम, इसने क्या भाई? एक आविष्कार किया। किसका आविष्कार? इत्र का आविष्कार। इसने पहली बार गुलाब से इत्र बनाया। ये एक इम्पॉर्टेंट खोज की इसने। अस्मत बानो बेगम नूरजहां की माँ थी। किसकी भाई? नूरजहां की माँ। नूरजहां कहिए या मेहरुन्निसा कहिए, एक ही बात है। नूरजहां की माँ अस्मत बानो बेगम ने सबसे पहले गुलाब से इत्र बनाया था। बात समझ में आई? और देखिए भाई, इसके शासनकाल में कौन था भाई? अबुल फजल, जो कि अकबर के नौरत्नों में भी शामिल था। अबुल फजल की इसने हत्या करवा दी थी। क्या भाई? हत्या। किससे? ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला के हाथों। वीर सिंह बुंदेला के हाथों जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लिए इसने, मदिरा यानी कि शराब और नशा पर प्रतिबंध लगवा दिया। प्रतिबंध। खुद तो पीता था शराब, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान इसने मदिरा और नशा पर प्रतिबंध लगवा दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब इसके मुद्रा प्रचलन पर देखते हैं। मुद्रा। देखिए, इसने निसार नामक सिक्का जारी किया। निसार सिक्का जारी किया। और एक चांदी का सिक्का भी जारी किया था। चांदी का सिक्का। ये भाई जब इसने नूरजहां से शादी की थी,
नूरजहां से विवाह किया था तो उसके उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का जारी किया था। बात समझ में आई। इसने भाई आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई। चित्रणशाला कहाँ पर? आगरा में। इसके दरबार में बहुत ही टॉप क्लास के चित्रकार रहते थे, जैसे कि आगा रजा, ये बहुत बड़ा और टॉप क्लास का चित्रकार था। और अबुल हसन और कौन था भाई? मनोहर गोवर्धन, ये क्या चित्रकार थे। बात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आगरा में जहांगीर ने एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया था, स्थापना करवाई थी। आगे बढ़े। अब देखिए इसके युद्धों को, विजय अभियानों को देखते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब देखिए इसके साम्राज्य विस्तार के लिए अभियान। देखिए पहला अभियान किस पर था भाई? मेवाड़ पर। मेवाड़, क्योंकि भाई इसका जो पिता था अकबर, ये तो कभी अपने जीते जी मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया, और ना ही इसके समय में कौन शासन कर रहा था मेवाड़ पर? महाराणा प्रताप। और ना ही कभी महाराणा प्रताप को झुका पाया कौन? अकबर। कभी भी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया, उनको पराजित नहीं कर पाया कौन? अकबर। कभी भी अपने अधीन नहीं कर पाया। इसके बाद जब अकबर का पुत्र जहांगीर आया तो इसका साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला अभियान कौन था भाई? मेवाड़ अभियान। कौन सा? मेवाड़ अभियान। और ये कब था? ये 1615 में था। और इस समय यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए 6 डेलीगेशन भेजे, यानी कि 6 लोगों को नेतृत्व में भेजा कि आप जाइए अमर सिंह से कहिए कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करिए। कौन कौन से थे भाई? सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उनको समझिए। परवेज को भेजा और उसके साथ सेना भी भेजी। भाई डेलीगेशन बातचीत करने के लिए भेजा जाता था तो जो मुख्य आदमी था उनका नाम आता, उनके साथ और भी लोग होते थे जो कि अधीनता स्वीकार करने के लिए इनसे कहते थे कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद कौन गया भाई? महावत खां। फिर आता है महावत खां का नाम, महावत खां। और अब्दुल्ला खां, ये लोग गए। कुल 6 दलों को भेजा था। और सबसे लास्ट में किसको भेजा भाई? खुर्रम या शाहजहां को इसको भेजा गया मेवाड़ को अधीन करने के लिए। तो ये भाई कामयाब हो गया था। इसने क्या किया? अमर सिंह को मना लिया अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन अमर सिंह शुरुआत में नहीं माने थे। अमर सिंह का पुत्र कौन था भाई? कर्ण सिंह। जब खुर्रम ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो कर्ण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। क्या भाई? अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन अपनी शर्तें रख दी भाई। कुछ शर्तें रखें और उनमें ये कहा कि आप मेरी शर्तें मानेंगे तो हम आपकी, यानी कि मुग़लों की अधीनता स्वीकार करेंगे। देखिए भाई कौन कौन सी शर्तें थीं। इनमें सबसे पहली शर्त थी कि मुग़लों ने चित्तौड़ के जिन क्षेत्रों को जीता उनको वापस किया जाए। चित्तौड़ के विजित क्षेत्रों को
वापस किया जाए। और भाई जहां आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो चित्तौड़ के दुर्ग में कोई मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़ दुर्ग में मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। अगली देखिए, कोई भी मेवाड़ का कोई व्यक्ति मुगलों की सेवा में नहीं जाएगा। क्या भाई? सेवा में नहीं जाएगा, यानी कि वहाँ पर नौकरी या फिर सेवा देने के लिए मुगलों के दरबार में कोई नहीं जाएगा मेवाड़ से। ये शर्त थी। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। और कभी भी सबसे बड़ी शर्त क्या थी भाई? कोई वैवाहिक संबंध मेवाड़ से नहीं बनाया जाएगा। ये शर्तें किसने रखी? अमर सिंह ने। किससे? शाहजहां या खुर्रम से, जो कि मेवाड़ विजय के लिए या मेवाड़ को अधीन करने के लिए भेजा था जहांगीर ने। तो अमर सिंह ने क्या किया? अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उस समय मेवाड़ ही ऐसा था जो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हो पाया था। तो इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा? खुर्रम या शाहजहां को। तो ये गया, इसने अमर सिंह को मनाया या फिर कहिए कि दबाव दिया। तो कर्ण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रख दी। पहली शर्त देखिए, मुगलों ने जिन चित्तौड़ के विजित यानी कि जिन क्षेत्रों को जीता उनको वापस किया जाए। चित्तौड़ के दुर्ग में मुगलों द्वारा कोई मरम्मत नहीं की जाएगी, ये शर्त थी। और मेवाड़ का कोई भी व्यक्ति मुगल दरबार में सेवा के लिए नहीं जाएगा। और अगली सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी, सबसे बड़ी शर्त, कि कोई भी वैवाहिक संबंध मेवाड़ से मुगलों से नहीं बनाया जाएगा। ये शर्त किसने रखी? अमर सिंह ने। बात समझ में आई? अगला देखिए, कांगड़ा अभियान। यहाँ के शासक थे विक्रमजीत बघेला। कांगड़ा को भाई मुगलों ने अपने अधीन कर लिया और इसी युद्ध में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद, पहली बार जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने भाई खानवा के युद्ध में अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया। और जहांगीर ने कांगड़ा अभियान में महाराजा विक्रमजीत सिंह को अधीन करने के लिए यानी कि कांगड़ा अभियान के दौरान जिहाद का नारा दिया था। बात समझ में आई? कब ये था भाई? 1620 में। 1620 में। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला अभियान काबुल कांधार। देखिए, काबुल कांधार पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन जब खुर्रम ने या शाहजहां ने विद्रोह किया था उसी दौरान ये मुगलों के हाथ से चला गया था। तो अगला अभियान था भाई कांधार या काबुल अभियान। कब? ये था 1622 में। इसे जीतने के लिए पहले किसको भेजा गया? महाबत खां को भेजा गया, लेकिन ये असफल रहा भाई, असफल। कौन? महाबत खां। इसके बाद भेजा गया भाई किसको? खुर्रम को। खुर्रम यानी कि शाहजहां को, खुर्रम को। इसने काबुल और कांधार को जीत लिया। बात समझ में आई? अगला देखिए, अगला अभियान था इसका दक्षिण विजय। दक्षिण
अरे यार, दक्षिण विजय या दक्कन विजय भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पहले जो था यहाँ पर अहमदनगर, अहमदनगर ये पहले मुगलों के हाथ में था और यहाँ का सूबेदार कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन बाद में मलिक अंबर ने बगावत कर दी, अपने आप को अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसकी विजय के लिए किसको भेजा जाता है? फिर किसको भेजा जाता है? खुर्रम। खुर्रम यानी कि शाहजहां को भेजा जाता है और खुर्रम अहमदनगर को या फिर दक्षिण विजय को प्राप्त करता है, यानी कि सफल हो जाता है, मलिक अंबर को पराजित कर देता है। तो इसी विजय के दौरान जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि, शाहजहां की उपाधि। शाहजहां कोई नाम नहीं है भाई, नाम तो इसका क्या था? खुर्रम। दक्षिण विजय के दौरान जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, दुनिया का राजा। शाहजहां का मतलब क्या है? दुनिया का राजा। अब दुनिया का मतलब पूरे विश्व से नहीं है, कहाँ से था भाई? हिंदुस्तान से था। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का राजा शाहजहां का मतलब। बात समझ में आई? ये थे इसके अभियान। किसी को कोई दिक्कत? देखिए जहांगीर की मृत्यु हुई तो इसका मकबरा कहाँ पर बनवाया गया? जहांगीर का मकबरा। पूछा जाता है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर? कहाँ पर भाई? शाहदरा, लाहौर। शाहदरा, शाहदरा लाहौर में। किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया था। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये था आपका जहांगीर, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे किसकी भाई? शाहजहां की। चलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।